हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे मिसलेनियस क्वेश्चन। तो मिसलेनियस के पहले के 30 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। सेकेंड है पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। ये केशवनंदा भारती केस में हुआ था। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर्स, ये मिनर्वा मिल्स केस से रिलेटेड है। और प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ये मेंशन है आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिवन बिलो इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इक्वालिटी बिफोर लॉ ग्रांटेड टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, बिल्कुल सही है। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल है, ये सिटीजन्स को भी दे रखा है और नॉन सिटीजन्स को भी दे रखा है। ये फंडामेंटल राइट है। सेकेंड है ऑल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट। स्टेट का नाम चेंज करना, ये पावर किसके पास होती है? ये पावर होती है पार्लियामेंट के पास, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास। तो ये आ जाएगी पार्लियामेंट की पावर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नई स्टेट अगर क्रिएट करनी है तो ये पार्लियामेंट की पावर है। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये जो राइट है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास ही है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। स्टेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है इन चारों में से? तो वो है सोवरेनिटी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट है हिंदू मैरिज एक्ट 1956। फर्स्ट वाला ही नॉट करेक्टली मैच्ड है क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट जो था ये 1955 का एक्ट है। नेक्स्ट है अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड विदाउट ट्रायल फॉर। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर किसी पर्सन को हम बिना ट्रायल किए कितने टाइम तक डिटेन करके रख सकते हैं? मैक्सिमम 3 मंथ्स तक। प्रिवेंटिव डिटेंशन कि किसी को क्राइम करने से रोकना। नेक्स्ट विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव द कॉमन सिविल कोड। इंडिया की कौन सी स्टेट में कॉमन सिविल कोड जो है वो लागू हो चुका है? तो वो है गोवा स्टेट। कॉमन सिविल कोड का मतलब क्या होता है कि सारी स्टेट में सेम ही लीगल प्रोसीजर रहेगा किसी भी काम का, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मैरिज की, तो मैरिज के केस में क्या होता है? अगर हिंदूज की बात करें तो हिंदूज का जो मैरिज है वो अलग तरीके से होता है, या मुस्लिम्स की बात कर लो, जैन्स की बात कर लो, सिखिज्म की बात कर लो, तो सारे रिलीजन्स में जो मैरिज है वो अलग अलग तरीके से होती है। कोई फेरे ले रहा है, कोई कबूल है बोल रहा है, तो ये अलग अलग है। तो कॉमन सिविल कोड का मतलब क्या है कि पूरी स्टेट में चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो या सिख हो, वो सारे के सारे ही सेम तरीके से की जो मैरिज है वो होएगी, राइट। तो ये होता है कॉमन सिविल कोड। जैसे कि कोर्ट मैरिज है, तो चाहे वो हिंदू है, सिख है या फिर मुस्लिम है, वो कोर्ट मैरिज करवाएगा ही करवाएगा, उसी को ही मैरिज माना जाएगा। अदरवाइज जो है 2 पर्सन है, चाहे उन्होंने फेरे ले लिए हैं या फिर कबूले कबूले बोल लिया है, लीगली उनको मैरिड नहीं माना जाएगा, राइट। तो ये कौन सी स्टेट में है लागू हो चुका है अभी तक? वो गोवा स्टेट में हो चुका है। नेक्स्ट है विच इज द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। हाईएस्ट नेशनल अवार्ड इन चारों में से कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। नेक्स्ट है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिपोर्ट्स टू विच ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसको रिपोर्ट्स करता है? तो वो करता है रिपोर्ट डिविजनल कमिश्नर को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम्ड सोवरेन पावर एट मिडनाइट ऑफ अगस्त 14-15, 1947 प्रोविजनली। सोवरेन पावर का मतलब क्या होता है? सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर किसको दी गई थी उस टाइम पे? 1947 में सुप्रीम पावर दी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। नेक्स्ट है भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया विच वॉज द फर्स्ट गिवन इन द ईयर एंड टू द पर्सन। भारत रत्न सबसे पहले 1954 में दिया गया था। 1954 में ये डॉक्टर एस
राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था, सीवी रमन को दिया गया था और सी राजा गोपालचारी को दिया गया था। राइट, कब दिया गया था? 1954 में फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट डैश इज इंडियाज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है एरिया वाइज? तो वो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे है कच्छ डिस्ट्रिक्ट? ये पड़ता है गुजरात में। नेक्स्ट, इन विच जनरल इलेक्शन डिड द कांग्रेस पार्टी लॉस्ट मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सी इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जो थी वो मेजोरिटी अपनी हार चुकी थी? तो 1977 में। 1977 में कौन आया था? जनता पार्टी। नेक्स्ट है लिबरहैन कमीशन इज रिलेटेड टू। लिबरहैन कमीशन किससे रिलेटेड था? ये था रिलेटेड बाबरी मस्जिद डेमोलिशन जो हुआ था उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया था। नेक्स्ट द लाइन डिमार्केटिंग द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर। नॉर्थ ईस्टर्न वाली अरुणाचल प्रदेश वाली साइड पे इंडिया और चाइना के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। रेड क्लिफ लाइन ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है, इंडिया एंड पाकिस्तान की जो लाइन है। दुरंद लाइन ये पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच की लाइन है। सीज फायर लाइन ये जर्मनी एंड फ्रांस के बीच की है, जर्मन एंड फ्रांस। राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। नेक्स्ट, ऑन हुज विजन वाज द टर्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म डिस्क्राइब्ड? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है ये जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, जो टर्म है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की। राइट। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया? अ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया ये किसकी बुक है? ये है I.K. गुजराल जी की। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज मंडल कमीशन रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेड? मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी ये आई थी 1980 में और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 1990 में। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग: फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज। Which of the above provisions of the Constitution of India are fulfilled by National Social Assistance Program launched by the Government of India? ये जो National Social Assistance Program था ये कब लॉन्च हुआ था? 1995 में। राइट। और ये किसको फुलफिल करता है? ये फुलफिल करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आर्टिकल जो 41 है उसमें आता है पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, डिसेबल्ड। तो ये किसको फुलफिल कर रहा है? DPSP को। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। फर्स्ट, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। फर्स्ट लिस्ट नंबर 1 में पब्लिकेशन दे रखी है, लिस्ट 2 में पब्लिशर। तो जो करेंसी एंड फाइनेंस की रिपोर्ट है ये कौन पब्लिश करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक सर्वे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। होलसेल प्राइस इंडेक्स ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। नेशनल अकाउंट्स ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया? इन चारों में से जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है क्योंकि जो यूनियन टेरिटरीज है लाइक दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, इनको राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन मिलती है। It is within the purview of Chief Election Commissioner to adjudicate the election dispute. Election disputes को कौन देखता है? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम नहीं है। सेकेंड वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। थर्ड है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा आता है प्रेसिडेंट। तो ये तीनों आते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में, इंडिया के पार्लियामेंट के अंडर। राइट। तो पार्लियामेंट के जो है वो 3 पार्ट्स है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, नन।
Next, with reference to consumer rights privileges under the provision of law in India, which of the following statements are correct? Consumers are empowered to take samples for food testing. बिल्कुल सही है, कंज्यूमर फूड टेस्टिंग कर सकते हैं, सैंपल्स ले सकते हैं. सेकेंड, व्हेन अ कंज्यूमर फाइल्स आएगा, फाइल्स अ कंप्लेंट इन एनी कंज्यूमर फोरम, नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड. इसमें एक नॉमिनल फी होती है, नॉमिनल फी देनी पड़ती है, राइट? सेकेंड वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है. थर्ड है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर हिज हर लीगल हायर कैन फाइल अ कंप्लेंट इन द कंज्यूमर फोरम ऑन हिज हर बिहाफ. तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी राइट है. अगर कंज्यूमर की डेथ होती है तो जो भी उसका लीगल हायर होगा, जो भी उसका बेटा बेटी या कोई भी है, तो वो उसके बिहाफ पे कंप्लेंट जो है फाइल कर सकता है. तो आंसर आ जाएगा 1 and 3 ओनली. Next, which of the following can be said to be essentially the part of inclusive government? Permitting the non-banking financial companies to do banking. जो फर्स्ट वाला है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को परमिशन देना, बैंकिंग सर्विसेज देना, ये इंक्लूसिव गवर्नेंस में नहीं आता. सेकेंड है, एस्टैब्लिशिंग इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट में आता है. इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स बढ़ाना पब्लिक हेल्थ पे, ये भी इंक्लूसिव गवर्नमेंट का पार्ट है. और मिड डे मील स्कीम को स्ट्रेंथन करना, ये भी इंक्लूसिव गवर्नमेंट का ही पार्ट है. तो आंसर आ जाएगा 2, 3 and 4 ओनली. Next, which of the following provisions of the Constitution of India have a bearing on education? Education से related कौन से provisions है? First है Directive Principles of State Policy, DPSP के अंडर आर्टिकल 45 में एजुकेशन की बात करी गई है. 6 साल से छोटे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, राइट? पहले क्या था? पहले 6 साल से लेकर 14 साल तक था, 6 to 14 ईयर्स तक था. अब ये इम्प्लीमेंट हो गया है, अब ये एक फंडामेंटल राइट बन गया है अंडर आर्टिकल 21A. सेकेंड है रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज, इनका काम क्या है? इनकी जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट आती है उसमें एजुकेशन भी एक सब्जेक्ट है, तो इसमें भी एजुकेशन की बात हो रही है. 5th 6th शेड्यूल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एजुकेशन को प्रमोट करना 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के अंडर आता है. 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दे रखी है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन का सब्जेक्ट भी आता है. तो पांचों के पांचों प्रोविजंस ही एजुकेशन से रिलेटेड है. आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 and 5. नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो वो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. रिपीटेड क्वेश्चन है. नेक्स्ट है, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन. इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में प्रियम्बल में भी मेंशन है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी मेंशन है. नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री? तो फंडामेंटल क्या है इन चारों में से? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये फंडामेंटल है क्योंकि जैसे ही हमारे पास रिसोर्सेज आते हैं तो हम इनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 में पर्सन का नाम है, लिस्ट 2 में रोल दे रखा है मेकिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. राजेंद्र प्रसाद ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे. टी कृष्णमाचारी ये वाइस चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही. HC मुखर्जी ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे और BR अंबेडकर ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे. डी आ जाएगा इसका, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. और इसके साथ ही हमारा इंडियन पॉलिटी का पार्ट जो है वो खत्म होता है, राइट?